साथियों, आज का हमारा ये लेक्चर एक इम्पोर्टेंट बुक के ऊपर ये लेक्चर है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। ये एक नई बुक जो है अभी शाये हुई है कुछ दिन पहले। इसकी ऑथर नीरजा चौधरी है। नीरजा चौधरी एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है जो कोलकाता में पैदा हुई 1961 के अंदर, और पिछले 40 साल से वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, यानी जर्नलिस्ट है, उनके फील्ड में काम कर रही है। और कई अहम आर्टिकल्स, कई अहम कवर स्टोरीज जो है तो उनके पब्लिश हुए हैं। और उनकी जो सबसे अहम किताब जो आई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये काफी फेमस हुई थी ये किताब, और इसको काफी हम ये कह सकते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था बुक। अभी उनकी जो नई किताब है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ डिसीजन आर टेकन एट द वेरी टॉप ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये उनकी काफी बहुचर्चित किताब है, काफी डिस्कशन के अंदर ये बुक है। और इसमें बताया गया है कि जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन कैसे लेते हैं। आमतौर से मतलब ये होता है कि टॉप पर जो डिसीजन लिए जाते और नीचे जो कुछ बताया जाता उसमें काफी डिफरेंस रहता। यानी ऊपर जो चीजें चलती, ऊपर की सतह पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो टॉप मैनेजमेंट रहता, वहां पर डिसीजन किसी और रीजन से लिए जाते, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक में जो बताया जाता तो वो एक दूसरा रीजन बताया जाता। और जनरली फिर उसके 20 साल, 15 साल बाद, 40 साल बाद, कभी कभी 30 साल बाद कोई एक जर्नलिस्ट रहता, कोई ब्यूरोक्रेट रहता, वो एक बुक लिखकर उसका खुलासा करता। तो ये उसी किस्म की एक किताब है। यानी ये किताब जो लिखी है उन्होंने बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज, उसमें उन्होंने हंड्रेड इंटरव्यू लिए, किस किस से, प्राइम मिनिस्टर से, की फिगर्स इन द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स, और बहुत सारे जो फिक्सर्स रहते हैं, यानी जो पॉलिटिकल फिक्सिंग करते, उनके भी इसमें इंटरव्यूज लिए हैं। तो यानी ये एक पूरा 40 इयर्स का जो उनका करियर है उसका निचोड़ उन्होंने इस किताब के अंदर पेश किया है। और जो चीजें उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है कि कैसे ऊपर डिसीजन लिए गए, नीचे क्या परसेप्शन था, फिर वो वहाँ क्लोज सर्कल में क्या डिस्कशन होता था, लोग क्या सोचते थे, और उसके बाद ये फैसले किस तरह लिए जाते थे, ये इस किताब के अंदर बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट डिसीजंस बताए गए, 6 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के। तो पहला जो डिसीजन, द प्राइम मिनिस्टर हु रोज फ्रॉम द एशेस, इंदिरा गांधी स्टेजेस ए कमबैक। यानी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद वो इलेक्शन हार गई, एशेस मतलब बिल्कुल खाक में मिल गई, फिर उसके बाद वहां से उसने कमबैक किया और फिर से दोबारा इलेक्शन जीता। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा, ये पहला चैप्टर बताता है। दूसरा, द सेकुलर प्राइम मिनिस्टर हु अंडरमाइन सेकुलरिज्म, यानी राजीव गांधी जो प्योरली हार्डकोर सेकुलरिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद शाह बानो केस में कहा गया कि उन्होंने सेकुलरिज्म का अंडरमाइन किया उसको, और उस डिसीजन के पीछे क्या वजूहत थी, उस डिसीजन ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे चेंज किया। फिर थर्ड है द क्राफ्टी प्राइम मिनिस्टर हु रीमेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी वीपी सिंह का जो मंडल गैम्बिट है। एक्चुअली 2 डिसीजन जो है इसमें से, एक शाह बानो का और दूसरा मंडल कमीशन का। ये दोनों फैसलों ने आजकल हिंदुस्तान में जो कुछ माहौल बना हुआ है उसमें ये 2 डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है, और इनका इतना हैवी इम्पैक्ट हुआ कि बीजेपी कभी भी जो है तो कहा जाता है कि यानी बनिया ब्राह्मण पार्टी से ऊपर नहीं उठ सकती थी, यानी उसका स्कोप जो है ना वो 70-75 सीटें ही था। लेकिन ये 2 डिसीजन ऐसे थे कि जिसने बीजेपी को मेन स्ट्रीम पार्टी बना दिया। तो ये 2 डिसीजन पर भी किताब बात करती है। तीसरा, द पीसफुल प्राइम मिनिस्टर हु रोल्ड, ठीक है, ये अटल बिहारी से रिलेटेड है, यानी जो टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवाइसेस उनके जमाने में किया गया था पोखरण में, उसका ये बताया गया है। और छठा जो है, द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रम्प्ड, यानी मनमोहन सिंह एंड द इंडो यूएस जो न्यूक्लियर वॉर थी। तो ये 2 भी काफी, यानी इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ये 2 डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेन जो पॉलिटिकल रिजिम में हुआ उसके हिसाब से पहले 4 जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चौथा जो है, द प्राइम मिनिस्टर हु रिफ्यूज टू डिसाइड, यानी ये इनडिसीजन है। यानी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद शहादत के लिए जो डिसीजन लेना चाहिए था तो उन्होंने उसका डिसीजन नहीं लिया, मतलब उनका डिसीजन ये था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो उसको भी ये किताब कवर करती है। तो पहले जो 4 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी चीजें ये बताती है। आमतौर से ये होता है कि सोशियो पॉलिटिकल मामलात में जो है तो जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, हमें नहीं पता होता है कि सोशल पॉलिटिकल, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत होती है, बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। दूसरे टॉपिक्स में, दूसरे सब्जेक्ट में उतना स्टडी की, उतनी रिसर्च की जरूरत नहीं होती है जितना सोशो पॉलिटिकल, क्योंकि फील्ड बहुत वास्ट होता है। तो इस तरह के बुक्स जो है तो बहुत कंसाइज ओवरव्यू हमको सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में देते हैं
और हम उनको इजीली समझ सकते हैं। आज पहले लेक्चर में हम पहला जो चैप्टर है द प्राइम मिनिस्टर हु रोज फ्रॉम द एशेस देखेंगे, और बाद में अगर कभी मौका मिला तो बाकी दो जो 4-5 चैप्टर है उस पर भी हम डिस्कशन कभी और करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा प्लान जो है तो सिर्फ पहले चैप्टर का ही है। तो इंदिरा गांधी स्टेजेस है कम बैक। इंदिरा गांधी की अगर लाइफ हिस्ट्री हम देखेंगे ना तो उसमें 5 जो आदमी हैं उन्होंने उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। पहले है जवाहरलाल नेहरू, उसके फादर। सेकंड फिरोज गांधी, उसका हस्बैंड। तीसरा पीएन हक्सर जो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। चौथा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आगे आएंगी। और पांचवा उसका बेटा संजय गांधी। ये 5 लोगों ने उसकी लाइफ को अलग अलग फेजेस में उनकी लाइफ को जो है तो वो इन्फ्लुएंस किए। तो आज उसी लाइफ हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसी में हम समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी उस पूरे पीरियड के अंदर यानी 64 से लेकर तो 81 तक 84 तक ये कैसे मूव हुई, इसका पॉलिटिकल अरेना कैसे चेंज हुआ, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, चेंजेस कैसे आए। क्योंकि ये जमाना इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि उठा पटक का जमाना था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो चेंजेस हुए। तो पहले हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, यानी जवाहरलाल नेहरू बीइंग अ फादर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक फ्रीडम फाइटर थे और उनकी लाइफ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हंगामों में, रैलियां, धरने, एजिटेशन, मीटिंग्स इसमें गुजरी, और उसके अलावा एक बड़ा हिस्सा उनकी जिंदगी का जेल में गुजरा। लेकिन वो एक बहुत अच्छे फादर थे और वो चाहते थे कि मैं अपनी बेटी की जो तरबियत है, अपनी बेटी की जो टीचिंग्स है वो बहुत अच्छे से मैं करूं। लेकिन उनको उतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपनी तरफ से यानी इतना बिजी शेड्यूल में से लेके, यानी आप अंदाजा किए कि 40s का जो इंडिया है, जबकि फ्रीडम स्ट्रगल जो है अपनी पीक पर है, नेहरू फैमिली जो है तो उसके सेंटर स्टेज पर है, उसको लीडिंग कर रही है उनकी फैमिली, और उस फैमिली का एक आदमी जो है तो इतनी भाग दौड़ के अंदर जो है वो अपनी बेटी की तरबियत कर रहा है। यानी उसका जो सबसे यूनिक स्टाइल जो उन्हें दिखाई देता है कि जब वो जेल में रहते थे तो वहां से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी बेटी को खुतूत लिखे। उन्होंने जो लेटर्स जो लिखे हैं ना, यानी बहुत बड़े पैमाने पर वो खुतूत लिखे हैं, और वो लेटर ऐसे नहीं थे कि पर्टिकुलर सिर्फ उसकी खैरियत पूछी, अपनी खैरियत बताए, बल्कि उसमें तरबियत का हर एक एस्पेक्ट हमको नजर आता है। यानी उसमें ओवरऑल जो है वो अपनी बेटी की तरबियत कर रहे थे। नेहरू ने अपनी बेटी को जब भी वो उसको मिलते हैं उनको 2 चीजें सिखाई थी। एक करेज, कि हिम्मत जो है आदमी ने कभी नहीं हारना चाहिए, और दूसरा लीडरशिप, एक लीडर कैसे बनता है, एक मास लीडर जो है वो कैसे उभरता है और वो लोगों को कैसे अपील करता है। ये हो गया इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी का पॉलिटिकल पार्ट, जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। एक दूसरा पार्ट जिसने उनकी पर्सनालिटी को और ज्यादा इंप्रेस किया वो था स्पिरिचुअल पार्ट। उनकी जो मदर थी कमला नेहरू, सो शी वाज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो जो है अपनी बेटी की उन्होंने स्पिरिचुअल जो रिलीजियस तरबियत बहुत ज्यादा की। यानी उसको हिंदू धर्म, उसके जो रिचुअल्स है, उसके हीरोज जो है उनके बारे में बताना, ये सारी चीजें जो है तो ये उन्होंने बताते रहे। तो इंदिरा गांधी शुरू से ही फ्रीडम स्ट्रगल को देख रही थी। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मतलब गांधी जी, पंडित नेहरू, इनको बचपन से देखते हुए बड़ी हुई। सो यानी एक ऐसी लाइफ उनको मिली थी, बहुत ही हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पूरा एक हिंदुस्तान बदलता हुआ बचपन से अपनी आंखों के सामने देख रही थी। यानी वो खुद कहती है आई वॉज पार्ट ऑफ प्रोसेशन एंड मीटिंग एंड एवरीथिंग दैट टुक प्लेस। यानी उस जमाने में जो कुछ हुआ मैं उसका पार्ट थी। यानी पंडित नेहरू जो भी ये बनाते थे, एमओएम बनाते थे या कोई ड्राफ्ट बनाते थे, तो पहले अपनी बेटी से पढ़वाते थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी जो है तो पहले उन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो शी वाज लुकिंग एवरीथिंग राइट, मतलब वो सब उनकी आंखों के सामने जो है वो चीजें हो रही थी। यानी जो जदीद हिंदुस्तान है वो उनकी आंखों के सामने बन रहा था। दूसरा जो आदमी जिसने उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया वो फिरोज गांधी है। फिरोज गांधी पारसी थे। आमतौर से यानी हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हिंदुत्ववादी है वो ऐसे चला देते हैं कि फिरोज गांधी जो मुसलमान थे और इंदिरा गांधी का हस्बैंड मुसलमान था। तो ये मालूम होना चाहिए कि वो पारसी थे, और उनकी शादी जो है वो दोनों के मिक्स एक ट्रेडिशन आता है, उसको मिलाकर उनकी शादी हुई। तो फिरोज गांधी भी फ्रीडम स्ट्रगल में एक यंगस्टर थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे, एंड ही वाज क्लोज टू कमला नेहरू, यानी इंदिरा की जो मदर थी उसके काफी क्लोज थे। और जब इंदिरा गांधी मतलब 16 साल की थी तब उन्होंने उनको प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन फिरोज गांधी का जो नेचर था वो पंडित नेहरू और उनकी वाइफ दोनों को पसंद नहीं था, यानी कमला नेहरू को भी था और इनको भी। यानी उनकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी नहीं थी, वो बात बात पर कसमें खाते थे, बहुत जोर जोर से बात करते थे, सीरियसनेस जो है लाइफ के अंदर कम था। नेहरू जो है वो बहुत ही सब्टल उनकी पर्सनालिटी थी और सॉफ्ट स्पोकन थे, और उनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, मतलब बहुत ही वेल डिसिप्लिन उनकी लाइफ थी।
उसके कंपेयर में वो फिरोज गांधी को देखते थे तो उनमें संजीदगी कम नजर आती थी। सो वो फेवर में नहीं थे अपनी बेटी से, और कमला नेहरू भी फेवर में नहीं थी उस शादी के। वो खुद भी फिरोज गांधी को ऐसे देखती थी। तो दोनों ने कहा कि देखो, तुम्हें अगर शादी करनी है तो तुम कर लो, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने आसपास जो समझने वाले लोग हैं उनसे तुम एक बार डिस्कशन करो, उनसे मशवरा करो और उनका सजेशन लो। बहरहाल उस वक्त तो वो शादी टल गई, लेकिन 1942 में जब कमला नेहरू की डेथ हो गई और पंडित नेहरू बहुत ज्यादा बिजी थे, तो उसके बाद ये दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसा कि पंडित नेहरू और उनकी वाइफ ने प्रेडिक्ट किया था, तो इट वाज अ टर्बुलेंट मैरिज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई और नेहरू फियर केम ट्रू, और वो उनका जो भी शक था, नेहरू का जो खदशात थे वो सही साबित हुए। और बाद में मतलब इंदिरा गांधी को शक था कि इनके अफेयर्स भी है दूसरी लेडीज के साथ, फिर ये एक अच्छे हस्बैंड भी नहीं साबित हुए, ऐसा इंदिरा गांधी का मानना था। बहरहाल तो इंदिरा गांधी का अपना डिसीजन ये था कि वो अपने बाप के साथ मूव हुए अपने बच्चों को लेकर। फिरोज गांधी बाद में एमपी भी बने 1952 में, और मोस्टली वो पंडित नेहरू के क्रिटिक ही रहे, वो अपने फादर इन लॉ को क्रिटिसाइज ही करते रहे वो। लेकिन 1960 में ऑल ऑफ अ सडन उनको हार्ट अटैक आ गया और उससे उनकी डेथ हो गई। अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में फुल फ्लेज इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, इनिशियल डेज में शी वाज द की एडवाइजर टू नेहरू, वो नेहरू को बहुत ज्यादा एडवाइस देने लगी हर मामले में। अभी कांग्रेस की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी अगर आप देखिए कि कांग्रेस का पहला जो फेज था, यानी आजादी के पहले उसके 3 फेज थे। तो आजादी के पहला जो फेज था उसमें तो कांग्रेस एक ऐसी ही पार्टी थी जिसमें कुछ इलीट क्लास लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर लिया करते थे। बाद में तिलक ने उसको एक नई ऊंचाई पर लेकर गए, लेकिन तिलक जो है तो वो कट्टर हिंदूवादी थे, और उस जमाने में कांग्रेस जो थी वो बेसिकली एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, उसका मतलब ऐसा एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सबको लेकर चलती वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि हिंदू महासभा के तर्ज की ऑर्गेनाइजेशन थी, और तिलक का भी अपना मिजाज वैसे ही था। लेकिन 1920 में तिलक के बाद जब गांधी जी के हाथ में कांग्रेस आई, तो उसके बाद कांग्रेस बदलना शुरू हुई, और उन्होंने उसमें मुसलमानों को, सिखों को, दलितों को, क्रिश्चियंस को, सबको जो है साथ में लेना शुरू किया। उनको की पोस्ट देने लग गए, उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए, उनको सदर बनाया गया कांग्रेस का। तो अब कांग्रेस जो थी उसमें हर तरह के लोग आ गए थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, सेकुलर, लिबरल, कम्युनिस्ट, सबका एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया था। तो जब नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो बहुत की कम्युनिस्ट लोग थे या सेकुलर लोग थे, उनकी जैसा एम एन रॉय है या सी आर दास है, या उनका वो इस दुनिया से चले गए थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कांग्रेस में जो थोड़े नेहरू की जो सोशल पॉलिटिक्स थी, यानी नेहरू थोड़े लेफ्ट लीनियन थे, तो लेफ्ट से उनकी जो सोशलिज्म को लेकर जो पॉलिसीज थी वो उससे खुश नहीं थे वो। तो वो लोगों को इंदिरा गांधी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन नजर आता था। यानी इंदिरा गांधी जो है उनको नेहरू के बिल मुकाबिल थोड़ा ज्यादा सूट करती थी, मतलब जो थोड़ा हिंदू कल्चर से करीब है। नेहरू बेसिकली एथिस्ट थे, जो हिंदू कल्चर से करीब है, जो हिंदुओं की मेन स्ट्रीम जो उनकी भावना है उसको समझती। तो वो जो सेक्शन था कांग्रेस का वो शुरू से इंदिरा गांधी को प्रमोट करता रहा वो, और इंदिरा नेहरू के जमाने में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1959 के अंदर। जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई थी वहां पर। लेकिन नेहरू जो है वो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स के अंदर नेपोटिज्म आए, और वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को इनकरेज नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल वो पार्टी का डिसीजन था, उसके आगे वो मजबूर थे। बहरहाल जैसे इंदिरा गांधी बनी तो आप देखिए कि पहला जो डिसीजन जिसके लिए उन्होंने नेहरू को बहुत ज्यादा फोर्स किया, उस जमाने में केरला में जो इश्यूज चल रहे थे 1959 में, केरला की जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस किया। यानी ये पहला अनडेमोक्रेटिक डिसीजन था, यानी सेंटर जो है वो स्टेट की किसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहा। तो कहा गया कि इट वाज फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ इंदिरा's रथलेसनेस, यानी जो उनकी बेरहम शख्सियत थी उसका ये पहला फर्स्ट डिस्प्ले था, ये जो लोगों के सामने ये आया। सो शी ऑलवेज चूज ऑर्डर और डेमोक्रेसी, है ना, वो ऑटोक्रेटिक थी, यानी उनको डेमोक्रेसी में ज्यादा विश्वास नहीं था। और वो नेहरू से इस बात पर लेकर उनके काफी झगड़े हुआ करते थे, वो काफी डिस्प्यूट इंदिरा गांधी के और नेहरू के होते थे बात बात में पॉलिटिकल डिसीजंस को लेके, क्योंकि नेहरू एक लिबरल, लेफ्टिस्ट और सबको साथ लेकर चलने वाली शख्सियत थे, और वो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान को बनाना चाहते थे। तो वो हमेशा कहा करते थे कि सेंट हु हैड स्ट्रेट इनटू पॉलिटिक्स, यानी नेहरू के बारे में इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था कि वो एक सेंट है, एक वो संत है जो पॉलिटिक्स के अंदर फंस गया। यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बंसीलाल जो थे, बंसीलाल दास यूपी के एक बड़े लीडर थे, चीफ मिनिस्टर थे,
तो वो किसी बात पे इंदिरा गांधी के वो अगेंस्ट गए थे। जब वो इंदिरा गांधी से मिलने गए तो इंदिरा गांधी कुर्सी पे बैठी हुई थी, उनको बैठने भी नहीं दिया और उनको देखे बिना उनको खड़े खड़े कहा कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूं। यानी मेरा बाप जो था वो बहुत संत आदमी था, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं जो है प्योर पॉलिटिशियन हूं। अब उसके बाद ये हुआ कि नेहरू के बाद शास्त्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद हम देखते हैं कि शास्त्री की ऑल ऑफ सडन 1966 में ताशकंद मुआहिदा साइन करने के बाद उनकी डेथ हो गई, एक सीवियर मैसिव हार्ट अटैक। हालांकि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज उसमें चलती है कि रशिया में वो साइन हुआ, उसके बाद ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई, वो कैसे हुई क्या, उस पर कई मूवीज भी है, कई किताबें भी उसके ऊपर लिखी गई है। बहरहाल उनकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ से जो है तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली हो गई और 46 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 46 इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई। मुरारजी देसाई जो है उनके अगेंस्ट में थे, उनको 355 वोट इंदिरा गांधी को मिले और 169 वोट जो है तो वो मुरारजी देसाई को मिले। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंदिरा गांधी को बहुत सारे कांग्रेस का यानी उसको सिंडिकेट कहा जाता था, जो बड़े लीडर थे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने ये सोचा कि ये मतलब 44 मतलब पॉलिटिक्स में यंग ही होता है, मतलब शी इज यंग इन पॉलिटिक्स, तो ये जो भी डिसीजन लेंगे ये हमारे से पूछ कर लेंगे। मुरारजी देसाई एक गाग पॉलिटिशियन है, हमारी चलने नहीं देंगे। तो जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और ये सोचकर कि ये हमारी सुनकर आगे चलेंगे। तो जब वो बनी तो बहुत कमेंट्स किए गए, जैसा मुरारजी देसाई ने कहा कि ये छोकरी मतलब ये छोकरी जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गई। ठीक है, जब वो पहली बार पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो स्टक हो गई, उनकी जबान जो है वो लड़खड़ा गई। तो राम मनोहर लोहिया ने कमेंट किया कि गूंगी गुड़िया, यानी एक गूंगी गुड़िया को जो है लाकर यहाँ पर बिठा दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे चैलेंजेस आने के बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी सीखने लगी। यानी शुरू में वो खामोश रहती थी क्योंकि उनको कुछ सूझता नहीं था, ठीक है, उनको समझता नहीं था कि ये पॉलिटिक्स है, इसको कैसा डील करना। तो लेकिन बाद में ये किया कि वो जो साइलेंस था उन्होंने उसको एज ए टूल यूज करना शुरू कर दिया। यानी वो क्या करती कि कोई मिलने आया ना तो वो कितना भी बोले वो सिर्फ खामोशी से सुनती थी। तो उसका एक फायदा ये होता था कि सामने वाला क्या जो विजिटर है वो क्या सोच रहा है वो मेजर कर पाती थी, और दूसरा सामने वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था कि अभी क्या डिसीजन लेने वाली है। ठीक है, तो वो जो खामोशी थी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। अब उनके बनते से ही पहला जो बड़ा प्रॉब्लम आया 66-67 में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉट आया। कहत जो 2 साल कंटिन्यूस मानसून नहीं हुआ और उसकी वजह से कहत हुआ, बच्चे मरने लगे, पूरा अखबारात में फोटो आने लगी। यानी ऐसे भूखे भूख से बिलखते हुए बच्चे जिनकी पतली टांगे, परेशान चेहरे, खाने के लिए उनके पास नहीं, भूख से मर रहे। और ये सारी चीजें देखकर वो परेशान हो गई कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंट्री को चलाना, और अभी फूड इंडिया के पास था नहीं। और उस वक्त यूएस रशिया की कोल्ड वॉर चल रही थी, अगर किसी से डायरेक्ट मांगते तो वो मतलब ज़ाहिर ऐसी शराइत लिखवा लेता कि फिर इंडिया उसकी तरफ चला जाता था। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। इंदिरा गांधी ने खुद इस सिचुएशन को सॉल्व करने का इन्होंने तय किया और वो खुद जो है तो यूएस गई और वहां पर जाकर जो यूएस प्राइम मिनिस्टर थे जॉनसन, वो काफी उनसे इम्प्रेस हुए, यानी इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी से, द वे शी टॉक्स और उनका प्रेजेंटेशन। और उन्होंने कहा कि दिस गर्ल शुड नॉट बी हार्म, यानी इस लड़की को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मतलब शी वॉज वेरी यंग। तो वो काफी जॉनसन उनसे इम्प्रेस हुए और उन्होंने जो है यानी अनऑफिशियली चूंकि डील थी, शी मैनेज टू ब्रिंग 3 मिलियन टन्स ऑफ फूड, यानी जो 3 मिलियन टन्स ऑफ फूड उन्होंने वहां से लिया और $9 मिलियन की एड जो है वो इंडिया को मिली। तो इतना मतलब इतना फूड लेकर वो इंडिया वापस आई। ठीक है, वहाँ एक मतलब बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि जब वो चूंकि वहाँ डांस करना कॉमन प्रैक्टिस है, तो जॉनसन ने कहा कि आओ हमारे साथ डांस करो, तो शी रिफ्यूज टू डांस। कहा कि नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ डांस करूंगी तो इंडिया में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। बहरहाल इसके बदले में जॉनसन ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो वियतनाम से वॉर चल रही थी तो उस पर तुम क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, ठीक है, उसको हमारे अगेंस्ट में तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो है तो वो बहुत कड़ी शर्त लगाई। उन्होंने इंडियन रुपी जो है तो उसको डिवेल्यूएट कर दिया, यानी उसकी कीमत जो है 36.5% जो है तो वो कम कर दी। ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि इंडियन रुपी की जो है वैल्यू गिर गई थी। यानी ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट कहा गया इंडियन हिस्ट्री में 666, यानी 1966 6 जून को ये फैसला लिया गया। इससे जो है तो पूरे लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी और खुद कांग्रेस पार्टी ये सबके सब नाराज हो गए। और इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन मतलब किसी को भी बात करके नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली डिसीजन लिया गया। तो ये बात फैल गई कि इंदिरा गांधी जो है तो यूएस के विजिट के बाद यूएस के प्रेशर में आ गई, और इस तरह प्रेशर में आकर जो है उन्होंने डिसीजन लिया और वो एक कमजोर वजीर आजम है, उनकी ये इमेज बनने लगी।
तो ये कहा जाता है कि उनकी कैबिनेट किचन, यानी उनके जो बहुत क्लोज लोग थे, यानी आई के गुजराल, उमाशंकर दीक्षित, जो लोग उनको हर मामले में एडवाइस दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको जो है ना आइडियोलॉजिकल टच दे दो ये पूरे इवेंट को, और अभी तुम जो है यूएस पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। तो इंदिरा गांधी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यूएस फॉर द वियतनाम पॉलिसी, यानी जॉनसन बहुत शॉक में रह गए कि हमारी जो मतलब ये डील के अगेंस्ट गए ना, यानी उसने फूड तो ले लिया लेकिन जॉनसन से जो वादा किया था वो नहीं निभाया। तो ये एपिसोड के बाद इंदिरा गांधी को बहुत रियलाइज हुआ कि यार मतलब ये क्या सिचुएशन है कि हमको दूसरों से खाना मांगना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने ये किया कि ऐसी ही पॉलिसीज बनाई, ऐसे रिसर्च किया कि जिसमें कंट्रीज का फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े, और फिर इवेंचुअली उसी की वजह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी अभी हिंदुस्तान में अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसकी वजह मिसमैनेजमेंट है, लेकिन इतना अनाज पैदा होता है कि अब वो पूरे हिंदुस्तानियों की जरूरतों से कहीं ज्यादा है और वो दुनिया के एक बड़े हिस्से को सर्व कर सकता है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंदिरा गांधी ने उसको लीड किया और इंडिया को जो है वो फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। उसके बाद आप देखिए कि अब ये तीसरा आदमी जो इंदिरा गांधी की जिंदगी में आया एंड ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल, पीएन हक्सर। ये नाम आप याद रखिए, ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये मार्क्सिस्ट प्रोफेसर था, यानी बहुत ही कोर मार्क्सिस्ट आदमी थे ये, और डिप्यूटी हाई कमिश्नर लंदन के अंदर थे। तो इंदिरा गांधी ने उनको लिखा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आकर काम करो, क्योंकि वो बचपन से उनको जानती थी, वो इंदिरा गांधी से 8-10 साल ही बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और मेरे साथ काम करो। हक्सर जो है तो फिर वो लंदन से छोड़कर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 67 से लेकर 72 तक इंदिरा गांधी के जितने मेजर डिसीजन थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, फॉरेन पॉलिसी हो, वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो हक्सर के लिए हुए थे। यानी हक्सर उसका पूरे नट एंड बोल्ट जो है वो डिजाइन करते थे, और उनका बहुत डीप इन्फ्लुएंस जो है वो इंदिरा गांधी के डिसीजन पर था। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हक्सर ने कभी भी किसी भी डिसीजन का क्रेडिट उन्होंने कभी नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डिसीजन जो है तो मैंने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया था। उसका पूरा ड्यू क्रेडिट जो है वो इंदिरा गांधी को देते थे, वो सिर्फ बैकग्राउंड में रह के पूरा काम करते रहे। तो ये कहा जा सकता है कि 67 से लेकर 72 तक जो मॉडर्न इंडिया जो बना, यानी जो प्रोग्रेसिव इंडिया बना, उसमें पीएन हक्सर जो है तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े आदमी माने गए पीएन हक्सर। उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंडिकेट था, यानी सिंडिकेट मतलब ये कि जो इन्फ्लुएंशियल लीडर था उनका एक ग्रुप था, उनकी एक गैंग थी, और ये सब लोग मिलकर सब डिसीजन लेते थे। यानी उसमें अतुल्य घोष, के पाटिल, संजीवा रेड्डी, कामराज, ये सारे लोग थे जो एक्चुअली कांग्रेस चलाते थे, और ये चाहते थे कि जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे, वो पपेट रहे और हम जैसा चाहते वैसा होता रहे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाना, ये इन्हीं का डिसीजन था। ठीक है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो यही लोग बनाते थे। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इनका ही रोल था। तो अब जब इंदिरा गांधी खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गई, यूएस ट्रिप के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिस तरह से उन्होंने जॉनसन को डील किया, सो अब वो उनको लगा कि अभी मैं किसी की सुनूंगी नहीं, अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती। और उनके साइड में मतलब उस जमाने को बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी पीएन हक्सर जो है, जिसको कहा गया कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो उनके साइड से था जो उनके लिए सारी पॉलिसी डिजाइन कर सकता था। तो फिर उन्होंने सिंडिकेट को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो स्टॉलवर्ड्स थे और उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए। अब इंदिरा गांधी की उस जमाने में जो पूरी पॉलिसीज थी वो सोशलिस्ट पॉलिसी थी, जो लेफ्ट विंग को अलाइन थी। जो कंट्रोल का सिस्टम था, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, ये अनाज लोगों में जो है तकसीम करना, लैंड रिफॉर्म्स थे, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स थी जो गरीबों के लिए थी। तो ये सिंडिकेट उससे नाराज था। फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन जो पहली मरतबा इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ, और ये ऐसी चीज थी मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन हो वैसा उन्होंने डिसीजन लिया था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का। ये फाइनेंस मिनिस्टर तक को ये बात पता नहीं थी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होने जा रहा है। उसके बाद 69 में एक ऐसा वाकया हो गया जिसमें कि सिंडिकेट और उनकी लड़ाई जो है बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। यानी मुझे नहीं लगता कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा कभी भी हुआ होगा। यानी आज भी कोई सोच नहीं सकता कोई पार्टी के ऐसा कोई करेगा। यानी ये हुआ कि प्रेसिडेंट के लिए, इंडिया का प्रेसिडेंट चुनना था, तो कांग्रेस ने नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया कि ये हमारी प्रेसिडेंट है, और एक आजाद उम्मीदवार भी खड़ा हुआ था। यानी प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे लोग रह सकते, एक वीवी गिरी जो है वो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो इंदिरा गांधी ने शॉकिंगली कांग्रेस के कैंडिडेट को ना वोट डालते हुए वो आजाद उम्मीदवार को वोट डाला, और इंदिरा गांधी के जितने सपोर्टर्स थे वो सब ने वीवी गिरी को वोट डाला, और वो बहुत ही छोटे मार्जिन से एक आजाद उम्मीदवार जिसको उम्मीद भी नहीं तो प्रेसिडेंट बनेगा, वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो हार गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए, यानी फुल मेजोरिटी रहते हुए। अब ये ऐसी स्टेप्स थी कि जिसके बाद कांग्रेस की जो हाई कमांड थी उसका और इंदिरा गांधी के बीच में बनना जो है वो पॉसिबल नहीं था।
और उसके बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से निकाल दिया। यानी उन्होंने इंदिरा गांधी को यानी पार्टी इनडिसिप्लिन के चलते जो है वो एक्सपेल कर दिया पार्टी से। यानी ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसको अपनी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जो है तो खुद की एक दूसरी कांग्रेस बना ली। उसको कहा गया कांग्रेस आर रिक्विजिशन, और जो पहले की कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ओ कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद यानी उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए जो रीजनल पार्टीज थी, जैसा यानी उसके बाद क्योंकि कांग्रेस के जो दो पार्ट हो गए थे, आधा टुकड़ा इंदिरा गांधी के पास आया और आधा दूसरी कांग्रेस के पास गया, तो फिर उन्होंने रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेकर अपनी गवर्नमेंट जो है जारी रखी। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी की जिंदगी में बहुत बड़ा ये माइलस्टोन था, और इंडियन पॉलिटिक्स में के हिसाब से भी एक बड़ा माइलस्टोन था। कोई लीडर मतलब आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर इतना बड़ा स्टेप कोई ले सका होगा, वो भी कांग्रेस पार्टी के जिसके फाउंडर उनके अपने फादर थे, जिन्होंने मतलब उसको बनाने वाले पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके अगेंस्ट जाके इतना बड़ा स्टेप लेना जो है तो ये बहुत ही शॉकिंग था ये। बहरहाल उसके बाद 71 का इलेक्शन हुआ और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, और पूरे देश को उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी जिस तरह वो पूरे हिंदुस्तान में घूमी, लोगों से मुलाकातें की, तकरीरें की, खवातीन से मिली, और बड़े पैमाने पर यानी 352 लोकसभा की सीटें उनको मिली। और अब ये कहा गया है कि इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी अभी वो पूरी कांग्रेस पार्टी वो खुद हो गई। अब यानी कोई उनके ना आगे पीछे था, कुछ भी नहीं, तो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती थी। फिर इस इलेक्शन के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो डिसीजन था, यानी सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं, 1971 की जो बांग्लादेश वॉर हुई, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो वॉर थी, उस वॉर में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को टैकल किया, बांग्लादेश को हेल्प की, और बिल्कुल एक नया नेशन जो है वो नक्शे पर बनाया, ये उनका ही कारनामा था। ठीक है, एक्चुअली इसका जो पूरा प्लान था वो हक्सर ने बनाया था। यानी हालांकि इंदिरा गांधी बहुत अर्ली स्टेज में मिलिट्री भेजने तैयार हो गई थी, लेकिन अक्सर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम जहां हेल्प करने जा रहे हैं पहले वहां खुद बगावत होना चाहिए, वहां के लोगों में नाराजगी होनी चाहिए, फिर हम उनको ट्रेन करेंगे और उसके बाद जो है हम उनकी हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लान है बहुत ही सिस्टमेटिकली, यानी जो लोग पॉलिटिकल साइंस में दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने पढ़ना चाहिए कि किस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर हुई और किस तरह पाकिस्तान उसमें हारा, फिर 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया। सो वो बहुत सैम मानिकशाह जो हमारे फील्ड मार्शल रहे, उनका उसमें क्या रोल रहा, तो ये बहुत ही बड़ा उनकी स्टेप थी। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, यानी रशिया जो यूएस जो था, अमेरिका, वो था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और बांग्लादेश मदद चाह रहा था हिंदुस्तान से, जाहिर हिंदुस्तान तो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। तो अब ये हुआ कि हेनरी किसिंजर जो है, तो वो जमाने में यानी हेनरी किसिंजर यूएस के, यानी अभी तो बहुत एजेड आदमी होंगे, 100 साल के अराउंड एज होंगे, उससे भी ऊपर होंगे। हेनरी किसिंजर थे जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा से यूएस की बनाते रहे। तो हेनरी किसिंजर ने क्या किया कि उन्होंने बहुत ही खामोशी से पाकिस्तान को विजिट किया, वहां से वो चाइना को विजिट किया उन्होंने, और ये एक पूरा पैक्ट बना रहे थे किस तरह बांग्लादेश को टैकल करना। तो उससे पहले इंदिरा गांधी ने ये किया कि वो यूएसएसआर के साथ, यानी रशिया जिससे कि कोल्ड वॉर चल रही थी, उन्होंने रशिया के साथ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पैक्ट, पीस ट्रीटी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया। और यूएस जो है इससे ऑल ऑफ अ सडन बहुत फ्यूरियस हो गया, यानी रिचर्ड निक्सन जो यूएस का प्रेसिडेंट था, उसने कहा ओल्ड विच, यानी ये बहुत पुरानी डायन है, इसने पहले भी हमारे साथ धोखा किया था और अभी भी जो है ऑल ऑफ अ सडन इसने हमारे साथ ऐसी चाल चली। तो ये मतलब बहुत ही डेयरिंग स्टेप थी, शुड टू ऑन द यूएस, यानी उन्होंने यूएस से जो है वो मुकाबला कर लिया। यूएस की जो नेवी थी, 7th फ्लीट है, वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गई थी पाकिस्तान की मदद के लिए, लेकिन इन्होंने उसको मदद नहीं करने दी और उससे पहले ही जो है 3 दिन के अंदर एक आजाद कंट्री बना दी। तो ये जो उनका डेयरिंग थी कि यूएस से वो करना, फिर बांग्लादेश की हेल्प करके उसको एक अलग कंट्री बनाना, तो ये यानी इतना ज्यादा उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उनको बहुत ही स्ट्रांग लेडी कंसिडर किया गया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त अपोजिशन में थे और मतलब ऑब्वियसली कांग्रेस के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने यानी उसको दुर्गा का खिताब दे दिया, इतने ज्यादा वो खुद इंप्रेस हो गए। तो ये ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। लेकिन आप देखिए कि यहीं से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी जहां उनका पीक था उसके बाद, यानी हक्सर जो थे वो पीएन हक्सर, यहाँ से 67 to 72 तक जो उनका करियर था उसको पीक पर पहुंचाया पीएन हक्सर ने। लेकिन उसके बाद संजय गांधी जवान हो गए थे और संजय गांधी प्रो यूएस थे, और वो प्रो यूएस और प्रो राइट विंग थे, और वो कम्युनिस्टों के, लेफ्टिस्ट के, इनके बहुत अगेंस्ट थे। यानी वो कहा करते थे
कि कम्युनिस्ट शुड बी थ्रोन इन द सी, यानी जितने कम्युनिस्ट हैं उनको समंदर के अंदर डुबा देना चाहिए। तो अब जैसे ही संजय गांधी यंग हुए और वो जवान हुए और जब उनको थोड़ा पावर मिलने लगा तो वो इंदिरा गांधी के मेन एडवाइजर बन गए। यानी अक्सर का एग्जिट और राइज ऑफ संजय, यानी ये कह सकते हैं कि ये इंदिरा गांधी के प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो गए। अभी देखें, इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है, तो खुद इंदिरा गांधी कहती है कि राजीव वॉज वेल कर्टेसियस, वेल बिहेव्ड एंड फेयर स्टूडेंट। ये राजू बहुत रहमदिल थे, बहुत वेल बिहेव्ड थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। संजय was rebellious, destructive, uninterested in all school activities, rude to his teacher and altogether unmanageable। यानी संजय गांधी का जो बचपन था वो ऐसे ही था, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे, किसी चीज में उनको दिलचस्पी नहीं थी, बागी किस्म के थे और वो ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम चाइल्ड के तौर पे वो बड़े हुए। कारों के शौकीन थे, प्लेन उड़ाते थे, उनके जितने दोस्त थे वो सब क्वेश्चनेबल थे, यानी उनकी कंपनी भी अच्छी दोस्तों की नहीं थी। तो वो पूरी तरीके से, यानी उनकी जो लाइफ थी संजय गांधी की, वो काफी, ये कहा जा सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो काफी टर्बुलेंट लाइफ थी उनकी और ही वाज नॉट सक्सेस इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मारुति का प्लांट डालना चाहा, उसमें भी वो फेल हो गए। यानी 28 ईयर्स तक वो लाइफ के हर एक इसमें फेल हो गए। एंड एट द एज ऑफ 28 ही टर्न टू द पॉलिटिक्स एंड ही सेड ही वांटेड टू चेंज द कंट्री। यानी एक ऐसा आदमी जो हर एक एस्पेक्ट में फेल हो गया, नाउ ही वांट टू चेंज द कंट्री। सो अब ये हो गया कि वो अक्सर को पसंद नहीं करते थे, तो अक्सर को फिर चलता कर दिया गया और संजय गांधी मेन एडवाइजर बन गए इंदिरा गांधी। तो अब ये हम देखते हैं कि इमरजेंसी के बाद, यानी 75 के बाद हम देखते हैं कि वर्चुअली जो है कांग्रेस को वो संजय गांधी ही रन कर रहे थे, बल्कि पूरी कंट्री को वही रन कर रहे थे। अब वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा 97 वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। अभी राज नारायण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में। ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इन्होंने कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है तो इसमें माल प्रैक्टिसेस हुई, यानी इन्होंने पैसा जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया, जो लिमिट है उससे ज्यादा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अपने पार्टी के कामों के लिए इस्तेमाल किया। और ये केस जो है ये चला 4 साल तक, यानी 71 के इलेक्शन का रिजल्ट आया 75 में। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी उनके जो मेंबरशिप थी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी वो, तो वो उसको नल एंड वॉइड करा दिया, मतलब शी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और ये कहा कि अब 6 साल तक के वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं रन कर सकते। इसका मतलब है कि वो फाइनली अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। ठीक है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होने के लिए उसको एमपी होना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो राज्यसभा से हो लोकसभा से हो, लेकिन उसका एमपी होना कंपलसरी है। तो अब ये हुआ कि जब उनकी एमपी शिप जो है वो चली गई, ठीक है, पार्लियामेंटरशिप जो है वो चली गई और 6 साल तक कोई ऑफिस नहीं, मतलब शी वाज नॉट अ पीएम, ऐसे डिसीजन था। तो उन्होंने उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिया, लेकिन ये कहा कि वो कोई भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, वो ऑफिस नहीं चला सकती, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। ये वो सिचुएशन थी कि जिसकी बेस पर उन्होंने इमरजेंसी हिंदुस्तान में नाफिज करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनकी खुद की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप जो थी वो स्टेक पर आ गई थी। तो अब ये उन्होंने तय किया कि अब मैं हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दूंगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर में जो है ये इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, जो सदर थे, वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इन्होंने चूंकि उसमें प्रेसिडेंट की साइन होती है इमरजेंसी लगाना है, तो रात को 11:15 बजे उनकी सिग्नेचर ली। फिर कैबिनेट से पास करवाना होता है, तो सुबह 5 बजे जो है वो कैबिनेट से इन्होंने उसको पास करवाया। ठीक है, संजय गांधी एक्चुअली मेन आदमी थे जिन्होंने उनको कन्विंस किया था कि हमको इमरजेंसी नाफिज करना चाहिए, वरना ये हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, 25-26 जून को ये हुआ तो हिंदुस्तान के जितने बड़े लीडर थे, यानी मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एडवाणी, ये सब के सब अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण जो ये गांधीयन लीडर थे, बहुत बड़ा टावरिंग फिगर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के रहे हैं ये। तो इन्होंने चूंकि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, उनकी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में बहुत कैंपेन चलाया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने माहौल बनाया था। तो हालांकि वो नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, नेहरू अपने जमाने में उनको बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस ऑफर करते रहे, लेकिन वो कहते रहे कि मैं जो है गांधीयन हूं, नेहरूवियन नहीं, मतलब मैं गांधी जो है उन्होंने पॉलिटिक्स को त्याग दिए थे, वो भी पोस्ट उन्होंने नहीं लिए थे, सिर्फ सेवा के लिए पॉलिटिक्स किए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेवा करूंगा। ठीक है, तो उनको जो है 3 बजे रात को उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात उस वक्त कही, जेपी को जब अरेस्ट किया, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का जब बर्बादी का मौका आता है, जब उसकी बर्बादी का वक्त आता है ना,
तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा। अब उसके बाद जो है एक्चुअल जो है पूरे हिंदुस्तान की पावर है वो संजय गांधी के पास आ गई। ठीक है, उनके जो यूथ कांग्रेस थी वो शॉक ट्रूपर्स थे, यानी उन्होंने पूरे इंडिया को रन करना शुरू कर दिया। और ये बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन थी, यानी जो बड़े बड़े लोग थे जैसा सुब्रमण्यम, जब उन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी बात पे संजय गांधी को माना तो उन्होंने उनको निकाल के प्रणब मुखर्जी को बना दिया। आई के गुजराल से कहा, जो आई&बी मिनिस्टर थे, कि जो भी चीजें आएंगी वो सेंसर होना चाहिए, चाहे रेडियो पे हो, टेलीविजन पे हो, कोई भी चीज जो अखबारात में हो, हर चीज जो है वो पहले मेरे पास आना चाहिए। आई के गुजराल ने कहा कि मैं एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का ऑफिसर हुआ आदमी हूँ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको क्यों बताऊंगा, तो उन्होंने आई के गुजराल को जो है तो निकाल दिया। पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियार दिए गए कि वो कहीं भी कर्फ्यू लगा सकती है, किसी को भी इंडेफिनेटली कोई भी सिटीजन को अरेस्ट करके वो जेल में डाल सकती है। यानी उस जमाने में 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको जेल में डाला गया। जितने पब्लिकेशंस थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर चीज जो है वो सेंसर होने लगी, गवर्नमेंट से पास होने लगी। 32-35 ऑर्गेनाइजेशन जो है उस जमाने में बैन कर दी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया। यानी इस तरह के बहुत ही हॉरिबल डिसीजन जो है वो इमरजेंसी में लिए गए, और ये सारे डिसीजन जो है वो संजय गांधी ले रहे थे। और संजय गांधी बहुत एग्रेसिव थे, यानी उनका एग्रेशन क्या था वो एक वाक्य से समझेगा कि वीर बहादुर सिंह जो यूपी के सीएम बने बाद में, उनके साथ वो जंगल में जा रहे थे। तो ये हुआ कि वीर बहादुर सिंह जो है वो रास्ता भूल गए, कभी कोई टर्न लेते, कभी राइट, कभी लेफ्ट। यानी संजय गांधी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गाड़ी रोकी और वीर बहादुर सिंह से कहा कि तुम नीचे उतरो, और वो उनको जंगल में छोड़कर जो है वो खुद चले गए आगे कार लेकर। तो ये ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। और सबसे डेंजरस चीज जो थी, उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम जो लेकर आए थे उन्होंने, ठीक है, उसमें था लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, ट्री प्लांटिंग, एरिडिकेशन ऑफ कास्टिज्म, अबॉलिशन ऑफ डाउरी। सो ईच वन टीच वन टू अचीव कंप्लीट लिटरेसी, यानी पूरे इंडिया में सारे लोग लिटरेट रहना चाहिए। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्री फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, एंटी डाउरी यानी सोशल इविल मिटाना है, और कास्टिज्म के खिलाफ। ये 5 पॉइंट उनका प्रोग्राम था। ठीक है, उनका जो सबसे भयानक वाकया जो रहा, जो खासतौर से मुसलमानों के अगेंस्ट रहा, वो तुर्कमान गेट दिल्ली का वाकया है। यानी एक मरतबा वो दिल्ली के गए, जामा मस्जिद के पास जा रहे थे, तो वहां उनको जामा मस्जिद दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके अतराफ में पूरी बस्तियां आबाद हो गई थी, झुग्गे झोपड़ियां लोग रह रहे थे। तो वो इतना ज्यादा नाराज हुए कि दूसरे दिन उन्होंने डीडीए के ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि इस पे बुलडोजर चला दो। और वो जितने घर थे वो पूरे एक दिन के अंदर तोड़ फोड़ दिए गए। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, 150 लोग जो है मारे गए। यानी वो इतना भयानक सीन था, यानी औरतें बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे, उनके घरों को उनके सामने बुलडोजर किया जा रहा, फिर उनको जमुना के किनारे 24 किलोमीटर दूर ले जाके जंगल में फेंक दिया गया कि अब यहाँ से तुम यहाँ रहो। यानी ये बहुत ही हॉरिबल जो सिचुएशन थी तुर्कमान गेट की उस जमाने में। यानी 70,000 लोग जो है उसकी वजह से डिस्प्लेस हुए, यानी और सबके सब मुसलमान थे। उसके बाद नसबंदी उनका सबसे भयानक प्रोजेक्ट था। यानी 76 में उन्होंने ये शुरू किया। हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है, लोगों की जबरन नसबंदी, स्टरलाइजेशन जिसको कहा जाता है। तो 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग जो है तो वो उस जमाने में उनकी नसबंदी की गई, जबरन नसबंदी। फिर संजय गांधी का अपना ये प्लान था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो ये प्राइम मिनिस्टर है, उसको बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं है, तो इसको चेंज करके जो है इसको प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ थिंग बनाना। और इंदिरा गांधी ने जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनसे बात करना भी शुरू किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यानी उनके जो क्लोज फ्रेंड थे बंसीलाल, वो कहते थे गेट रिड ऑफ दिस इलेक्शन नॉनसेंस, जस्ट मेक आवर सिस्टर इंदिरा प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम एंड देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। यानी ये इलेक्शन का नॉनसेंस जो है इसको खत्म करो, हमारी बहन इंदिरा को बना दो, और उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1977 में अनएक्सपेक्टेडली इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि वो इलेक्शन करवाएंगी। और उनके जो एस्ट्रोलॉजर था उसने डेट बताया कि ये डेट को इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, और वो अपने बेटे को राइजिंग सन ऑफ इंडिया संजय गांधी को प्रमोट करना चाह रही थी। उसके बाद ये हुआ कि जो अपोजिशन लीडर्स को उन्होंने जेल से रिहा कर दिया, और वो सबने मिलकर जनता पार्टी बना ली। यानी कांग्रेस हो, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, ये सबने मिलकर जो है जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी ने बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ा, और जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कामयाब हुई। यानी 298 सीट खुद जनता पार्टी को मिली, और उसके जो अलाइज थे उनको मिला के 345 सीट, यानी पूर्ण बहुमत जो है इनको मिला। और पहली मर्तबा हिंदुस्तान में जो है वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इंदिरा गांधी को सिर्फ 154 सीटें मिली। हिंदुस्तान भर में जो है इसके लिए मिठाई बांटी गई, लोग रात भर नाचे गाए, उनको लगा कि एक डिक्टेटर जो है वो हिंदुस्तान से चली गई। संजय गांधी ने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है विल नॉट लास्ट फॉर 3 इयर्स, यानी 3 साल से ज्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलेंगी।
और इस गवर्नमेंट ने जो है तो उनको गलत साबित किया और इसे 28 महीने के अंदर ये कोलैप्स हो गई। मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम, ये 3 बड़ी पर्सनालिटीज थी जो इस गवर्नमेंट को रन कर रही थी। मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब इंदिरा गांधी बाउंस बैक करना चाह रही थी, यानी जिस तरह वो बुरी तरह इलेक्शन हार गई थी वो फिर से वापस आना चाह रही थी। तो और अब वो उसके लिए मौके की तलाश में थी, यानी शी वॉज अ रियल फाइटर। वो जो है फाइट करना जानती थी और फाइट कर रही थी। तो बेलची में जो है कुछ दलित थे, उन पर अपर कास्ट के लोगों ने बहुत जुल्म किया और बहुत कोई न्यूज सर्कुलेट हुई और कोई उनको मतलब तवज्जो नहीं दे रहा था। तो ये इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया जुलाई में कि वो ठीक है उनसे मिलने जाएंगी। अब वहां बिहार में सैलाब आया होता है, जब वहां पहुंची तो कार से या हेलीकॉप्टर से जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो इंदिरा गांधी की जो फाइटिंग स्पिरिट थी, यानी चीजों से लड़ने की, कमबैक करने की, वो एक्चुअली हिंदुस्तान में उस जमाने में किसी भी लीडर के अंदर नहीं थी। यानी पॉलिटिक्स जो है ना, वो पॉलिटिक्स असल में मेहनत का नाम होता है, कौन आदमी कितना मेहनत कर सकता। तो ये जो चीज थी इंदिरा गांधी के अंदर बहुत ज्यादा थी कि फाइट बैक करना। यानी आप तस्वीर कीजिए कि वो 63 उनकी एज रही होंगी उस जमाने में। वो पूरा सफर उन्होंने हाथी मंगाया कि सैलाब में, कीचड़ में, दलदल था जिसमें हाथी जा सकता। तो वो हाथी पर बैठकर वो जो परिवार था उससे वो मिलने गई और उस परिवार से जाकर मिली। और यानी इससे उन्होंने इतना स्ट्रांग मैसेज दिया कि उनकी पार्टी जो समझ रही थी कि वो खत्म हो गई, तो पार्टी को लगा कि नहीं, अभी लीडर जो है वो जिंदा है। और कंट्री में मतलब पूरे पेपर्स में उनका, न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे उनका जो कवरेज आया, तो लोगों को लगा कि नहीं, अभी वो खत्म नहीं हुए, वो वापस आ सकती है। और उन्होंने जिस तरह वो दलित परिवार को मिला और दलितों को मैसेज दिया कि मैं हूं ना, यानी ये जो हेडिंग उस जमाने में चली, तो इन्होंने जो है तो इससे बहुत जबरदस्त कमबैक उन्होंने किया। दूसरा उनके अगेंस्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था जेपी, जयप्रकाश नारायण। क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक साधु और संत आदमी था और वो जब इंदिरा गांधी को टेस्ट करता था तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। वो गांधीयन लीडर थे, यानी वो द ट्रू गांधीयन लीडर। तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया वो जयप्रकाश नारायण से मिलने गई, वो उनके घर पर, क्योंकि वो नेहरू के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। यानी नेहरू और उनके जो लेटर्स है तो उसमें एक दूसरे को भाई लिखा करते थे और इंदिरा गांधी उनकी बच्ची की तरह थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो डिक्टेटरशिप कर रही तो उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने पूरा कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है और ये मैं देश के लिए कर रहा हूँ। और जब उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने कोई पोस्ट नहीं ली, बल्कि फिर वो अपने घर में आकर रह गए। तो जेपी वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन, ठीक है। एंड उनकी ग्रेटनेस ये थी कि इंदिरा गांधी की मदर ने, उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे उनके हस्बैंड से, और ये तो वो जेपी की वाइफ उनकी फ्रेंड थी, तो उन्होंने पूरे लेटर्स लिखे थे और अपने घर वालों की कंप्लेंट्स उनको किए थे। तो वो लेटर्स जब जेपी को मिले तो उन्होंने कहा कि अगर ये किसी और के हाथ लग गए तो ये उसको पॉलिटिकली मिस यूज करेगा। तो उन्होंने वो लेटर्स ले जाके इंदिरा गांधी को वापस कर दिए। और ये यानी ये काम वो उस वक्त कर रहे थे कि जब इंदिरा गांधी ने उनको जेल में रखा और कुछ जेपी का ऐसा मानना था कि जेल में उनको जो है तो स्लो पॉइजन दिया गया, उसके बाद उनकी किडनियां खराब हो गई थी और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो वो इंदिरा गांधी जिसने उनको इतने बुढ़ापे में जेल में रखी एक फ्रीडम फाइटर को, वहां उनको स्लो पॉइजन दिया गया, वहां उनकी किडनी खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जब ये चांस था, उनके लोगों ने कहा कि अरे ये लेटर साहब हमें दे दो, इनको पब्लिक में पब्लिश करके इससे पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पर्सनल चीज है। और वो लेटर जो है तो उन्होंने इंदिरा गांधी को हैंड ओवर कर दी कि ये तुम्हारी माँ के लिखे हुए लेटर है। तो ये जेपी का ग्रेटनेस था। तो इंदिरा गांधी उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मैं तो देश के लिए कर रहा था। और उसके बाद 2 साल तक वो जब जिंदा रहे तो उन्होंने फिर कोई क्रिटिसिज्म इंदिरा गांधी के ऊपर नहीं किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव जो था, फिर अब ये हुआ कि अदालत, यानी ये जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, ये चाहती थी कि इंदिरा गांधी किसी तरह भी अरेस्ट हो जाए। तो इन्होंने उनको अरेस्ट करने के लिए सीबीआई भेजा। तो अब चरण सिंह ने कहा कि देखो, पूरा फुल प्रूफ बनाओ। मोरारजी देसाई ने चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, कि फुल प्रूफ प्लान बनाओ, ऐसा ना हो कि बैकफायर हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। अब इंदिरा गांधी ने इस प्लान को, यानी चरण सिंह के प्लान को, ये चरण सिंह खुद हीरो बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है तो शी इमर्ज एज द हीरोइन ऑफ द प्लॉट, यानी वो पूरा प्लॉट जो है उन्होंने वो उसको उलट दिया। जैसे ही इनके लोग उनको अरेस्ट करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लाओ अरेस्ट वारंट। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये केसेस में एफआईआर में अरेस्ट वारंट रहती। तो इन्होंने बहुत डिले किया, फिर कहा कि ठीक है, मुझे हथकड़ी पिना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमको हथकड़ी नहीं पिना सकते, दायर इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर को हथकड़ी पिनाएंगे तो बहुत हंगामा हो जाएगा देश में। तो इंदिरा गांधी ने जिद किया कि नहीं, मुझे तुम हथकड़ी पिना कर ही लेकर जाओ। और काफी टाइम उन्होंने इसमें डिले किया। तब तक संजय गांधी ने प्रेस को, मीडिया को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमा कर दिए। और अब जब वो घर से बाहर निकली, उनको हथकड़ी लगी हुई, और वो जो फोटोज पूरे उनके हिंदुस्तान में, मतलब एक औरत जो है उस पर तरह से ले जाया जा रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग पुलिस की गाड़ियों के सामने सो गए कि हम ले जाने नहीं देंगे।
यानी ये जो माइलेज पूरा उनको मिला, ये बहुत ही भयानक माइलेज था ये। और चरण सिंह जो है, जो हीरो बनना चाह रहे थे, वो विलन बन गए, और इंदिरा गांधी जो है वो फिर से हीरोइन बन गई। फिर उसके बाद जनता पार्टी के लीडर जो है वो आपस में लड़ने लगे। यानी मोरारजी देसाई तो प्राइम मिनिस्टर थे, चरण सिंह खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और जगजीवन राम जो है वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। जगजीवन राम बड़े दलित लीडर गुजरे हिंदुस्तान के। अब ये तीनों आपस में लड़ने लगे। अब इसमें काफी डिटेल है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। तो सबसे पहले ये टारगेट किया गया है कि ये तीनों को ब्रेक करेंगे। यानी इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया कि ये जो त्रिमूर्ति है इनको अलग करना है। और इसमें पहला टारगेट था उनका जगजीवन राम। उन्होंने कहा कि मतलब ये बहुत स्ट्रांग आदमी है, अगर ये एक बार पीएम बन गया तो फिर उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो दलित थे, और एक बार दलित अगर पीएम बन गया तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग उसी को वोट डालेंगे। ठीक है। दूसरा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी जगजीवन राम को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट पार्टी थी और वो किसी दलित को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दे सकते थे। तो ये बहुत खींचातानी चल रही थी, लेकिन ऐसा स्ट्रांग माहौल बन गया था कि जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और वो उनके बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी कार इंदिरा गांधी के कुछ करीबी लोगों के फार्म हाउस के पास हुआ वो एक्सीडेंट, और वहां उनके बेटे का कैमरा मिला, जिसमें उनकी अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एक जाट लड़की थी, और उसके साथ जो है बहुत सारे ऐसी तस्वीरें थी, खराब किस्म की तस्वीरें थी। तो फिर ये तस्वीरें जो है ये लेकर ये मीडिया में गए। जब कोई मीडिया इसको प्रिंट करने तैयार नहीं हुआ, तो मेनका गांधी जो संजय गांधी की वाइफ, उनकी अपनी मैगजीन थी, उसमें उन्होंने उसको शाया कर दिया, और उस वक्त जगजीवन राम जो है वो पीएम बनते बनते रह गए। अब उसके बाद जो है तो इंदिरा गांधी ने दूसरा टर्न लिया, क्योंकि मुसलमान उनसे पूरी तरह नाराज हो गए थे नसबंदी की वजह से जो कुछ हुआ था। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो राइट विंग बन गई, यानी लेफ्ट विंग से वो सीधा राइट विंग हिंदू बन गई वो। और उसके बाद मंदिर जाने के प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए। पहले से वो रिलीजियस थी, यानी उससे पहले कांग्रेस का जो सिंबल था वो गाय थी, और लेकिन उसके बाद उन्होंने चेंज करके ये कहा जाता है कि जो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, तो उन्होंने उनको जब ऐसा हाथ उठाया तो उन्होंने उस हाथ को, उस पंजे को जो है आशीर्वाद दिया, तो उस पंजे को जो है वो कांग्रेस का सिंबल बना दिया। तो इस तरह वो काफ एंड उससे जो है तो वो पंजा कांग्रेस का सिंबल इस तरह चेंज हुआ। आरएसएस जो है वो इंदिरा गांधी की बहुत फैन थी, यानी आरएसएस जो है उनके अंदर एक ट्रू लीडर देखती थी, और जिस तरह वो हिंदुइज्म से करीब थी, जिस तरह हिंदू कल्चर को प्रमोट करती थी। तो जो देवरस जो थे वो उन्होंने बहुत लेटर्स जो है जेल से उनको लिखे, बहुत उनको अप्रिशिएट किया। बाल ठाकरे तो काफी क्लोज थे इंदिरा गांधी के, और उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया। उसको आगे अनुशासन पर्व, यानी ये डिसिप्लिन पीरियड है ये, यानी पूरी कंट्री को हम जो है ये डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। और बाल ठाकरे की वजह से ही जो है आरएसएस और इंदिरा गांधी जो है वो करीब आए। और ये संजय गांधी तो ऑलरेडी आरएसएस के काफी क्लोज थे। तो 80 में जो इलेक्शन में यानी वापसी इंदिरा गांधी ने की, उसमें आरएसएस ने उनको काफी सपोर्ट किया, आरएसएस का उन पर सपोर्ट रहा। हालांकि बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। वाजपेयी उस जमाने में आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो नॉन हिंदूज को क्यों नहीं लेते अपनी पार्टी में। यानी वाजपेयी वाज ट्राइंग टू सेकुलराइज हिज इमेज, व्हाइल इंदिरा वाज ट्राइंग टू हिंदुआइज द फेस ऑफ कांग्रेस। यानी वाजपेयी लिबरल सेकुलर बन रहे थे, और इंदिरा जो है वो कांग्रेस को हिंदुआइज कर रही थी। बहरहाल उसके बाद इन्होंने चरण सिंह को ट्रैप किया और कहा कि हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तुम मोरारजी देसाई से बगावत कर लो। लेकिन चरण सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर तो बनना चाहते थे, लेकिन वो रेडी नहीं थे। तो इन्होंने ये किया कि फिर कमलनाथ जो थे, बल्कि कमलनाथ जो अभी भी है, उन्होंने ये किया कि चरण सिंह का जो एस्ट्रोलॉजर था उसको थोड़े पैसे खिला के कहा कि तुम चरण सिंह से कहो कि दिस इज राइट टाइम फॉर यू। और इस तरह वो एस्ट्रोलॉजर ने चरण सिंह को कहा, तो चरण सिंह ने मोरारजी देसाई से वो अलग हो गए। अब मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद चरण सिंह जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बन गए। यानी बहुत हैरत की बात है, वो सारे सोशलिस्ट लीडर जिन्होंने डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा था, वो कांग्रेस की डिक्टेटर के सपोर्ट से पीएम बनते गए। चरण सिंह का बहुत ही पहले ही जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कि मैं तुमसे इंदिरा गांधी से कि मैं आपसे मिलने आपके घर पे आऊंगा। इंदिरा गांधी बुके लेकर उनको वेट कर रही थी, लेकिन चरण सिंह के एक रिलेटिव ने कहा कि अरे आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आप क्यों मिलने जाओगे, है ना, वो आपसे मिलने आना चाहिए। और ये मिलने ना जाके उनके घर से सीधा चले गए। ठीक है। तो इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने वो बुके फेंक दिया। और उस वक्त उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, तो उसको देखकर सत्यपाल मलिक जो आजकल बीजेपी के खिलाफ काफी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि चरण सिंह गवर्नमेंट वाज नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। यानी इंदिरा गांधी ने जिस तरह गुस्से से देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज्यादा दिन चलने वाली है। और 23 दिन के बाद उन्होंने ये सपोर्ट खींच के गवर्नमेंट गिरा दी।
और उसके बाद 1980 का इलेक्शन जो है तो वो अनाउंस हुआ। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने जो जनता गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दी। फिर अटल अडवाणी जो है वो अलग होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना ली और पहली मर्तबा जो है तो मुसलमानों को मजहबी तबका किसी पॉलिटिकल इसमें सपोर्ट में आया और शाही इमाम ने जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। आप देखिए कि इंदिरा गांधी जिस तरह वो इलेक्शन लड़ा, यानी उन्होंने 2 सूटकेस लिए जिसमें 8 ड्रेस, 2 फ्लास्क, कुछ ड्राई फ्रूट्स, पोर्टेबल ट्यूबलाइट, ये लेकर वो घर से निकल गए इलेक्शन लड़ने के लिए। और 10 हफ्तों के अंदर उन्होंने 40,000 किलोमीटर यानी कार से, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से इंडिया का ट्रैवल हो गया। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और हर जगह सिर्फ 10 से 15 मिनट की वो तकरीर करती थी, बहुत फायरी स्पीच देती थी। यानी किसी ने कहा कि चर्चिल हैड टू वेट फॉर 6 years टू रिटर्न टू पावर, नेपोलियन फॉर 7, डी गॉले फॉर 12 years. If Miss Gandhi return to power next month, it will be certainly quickest comeback in recent political history. ठीक है, तो ये यानी उनका ये जो था कि मुझे इलेक्शन जीतना है, तो उसके लिए जो तड़प थी, जो जज्बा था, जो एफर्ट्स थे, वो भयानक थे। यानी एक मरतबा एक जगह वो मीटिंग के लिए गई और एरोप्लेन से गई, तो उसके बाद जब वहाँ प्लेन लैंड हुआ और उसकी सीढ़ी यानी लगती है 10-15 फीट की, तो सीढ़ी आने में डिले हो रहा था और सब लोग वेट कर रहे थे कि सीढ़ी आएंगी तो हम उससे उतरेंगे। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो कहा कि 10 से 15 फीट। तो वो जो है ना वो प्लेन से उन्होंने जंप कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती। तो वो इतनी ओल्ड लेडी होकर प्लेन से जंप करके उन्होंने जाके प्रोग्राम जो अटेंड किया। उनके साथ के जो लोग थे वो सीढ़ी आने का इंतजार ही करते रहे। बहरहाल उन्होंने पॉलिटिक्स में दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण ये वोट बैंक फिर से क्रिएट किया। ठीक है, हिंदू कार्ड जो बीजेपी से छीन लिया, अब बीजेपी के पास हिंदू कार्ड नहीं रहा। और इस इलेक्शन में उन्होंने 353 यानी पहले जो है 352 सीट आई थी, अब 1 सीट ज्यादा उन्होंने जीती। ठीक है, 353 में से 234 लोग ऐसे थे जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे थे और 150 लोग जो खास संजय गांधी के लोग थे। ठीक है, तो नाउ संजय गांधी बिकम द क्राउन प्रिंस, यानी वो चाहती थी कि अब संजय गांधी जो है यानी 1-2 साल गवर्नमेंट चला के उनको हैंड ओवर करना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही महीने बाद जो है, बल्कि 1 महीना 1.5 महीना बाद ही संजय गांधी का एक प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बहुत एग्रेसिव प्लेन चलाते थे और तो वैसे एक एक्सीडेंट होकर वो डेथ हो गई। तो इस तरह यानी इंदिरा गांधी ने जो है तो कम बैक किया। हालांकि संजय गांधी की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा डीपली हर्ट हो गई। तो उनके बारे में यानी आखिर में मैं कंक्लूड करूंगा कि शी वाज नॉट आइडियोलॉजिकली इंक्लाइन, वो किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानती थी। ठीक है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, आई डोंट रियली हैव पॉलिटिकल फिलोसफी, आई कैन से आई बिलीव इन इनिज्म, आई वुडंट से आई एम इंटरेस्टेड इन सोशलिज्म, एज ए सोशलिज्म फॉर मी इट्स जस्ट अ टूल, यानी सोशलिज्म को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती थी। जब उनसे पूछा गया कि 1971 की जो जंग है उन्होंने किस हौसले से लड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि इट वाज हर बिलीफ इन हिंदू फिलोसफी एंड डीप कमिटमेंट टू इंडिया। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी बात थी कि टाइमिंग, यानी वो टाइमिंग पहचानती थी कि कौन सा डिसीजन का यानी कौन सा कार्ड कब खेलना है। इमेंस करेज, बहुत ज्यादा करेज एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजन। ठीक है, और उसके बाद फाइटिंग स्पिरिट, ये जो चीजें थी, यानी इतना उनकी जो लाइफ स्टेप हमने देखी, जो बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने लिए। हालांकि ऐसा समझा जाता है कि मोदी जी बहुत बड़े डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के डिसीजन के सामने वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते हैं वो हमको। सो शी वॉज एक्चुअली द आयरन लेडी ऑफ द इंडिया। कहा गया कि दुनिया में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी गुजरी, खवातीन गुजरी, वो उनमें से एक थी। तो ये उनका पूरा पीरियड रहा। इट वाज मोर ऑफ मिक्स ऑफ सोशल लिबरल एंड ऑटोक्रेटिक, यानी जब तक पीएन अक्सर उनके साथ थे वो पूरा प्योरली सोशल लिबरल था, लेकिन 72 के बाद से जो है तो वो पूरा का पूरा ऑटोक्रेटिक था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद उनके डेथ, ये 2 बड़े इवेंट उनकी लाइफ के हैं। लेकिन चूंकि वो बुक में कवर नहीं किए गए इसलिए मैंने यहाँ वो कवर नहीं किया। जज़ाकल्लाह।